क्लियर हो गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि व्हाट इज डेटाबेस। डेटाबेस के लिए अभी मैं टेक्निकल फॉर्मेट में नहीं जाऊंगा, बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में आपको बताता हूँ कि डेटाबेस एक्चुअली होता क्या है। डेटाबेस इज व्हाट, कि आपका एक ऐसा जगह जहां पर आप किसी भी चीज को एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्मेट में, या हम बोले तो एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में आप स्टोर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके लैपटॉप में, आपके फोन में बहुत सारी चीजें होंगी। आप अपना फोन बुक चेक करो, फोन बुक के अंदर आप देखोगे तो आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट जो है वो अल्फाबेटिकली सिस्टमैटिक फॉर्मेट में अरेंज्ड है। उसे इजीली आइडेंटिफाई कर सको, इजीली आप स्टोर कर सकते हो, इजीली आप रिट्रीव कर सकते हो। दूसरा, आपका डेटाबेस आपका खुद का लैपटॉप भी हो गया। आप जैसे अभी जो ट्यूटोरियल क्लासेस आप ले रहे हो, आपने रिकॉर्डिंग करी होगी एक्सेल की या किसी भी चीज की, आप रिकॉर्डिंग देख रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, तो आपने एक सेपरेट फोल्डर बना के उसको एक स्टोरेज बनाया होगा। दैट इज कॉल्ड व्हाट, डेटाबेस। वो भी एक डेटाबेस का काम करता है। अब बेसिकली आप अपनी अलमीरा सेट करते हो, तो आप घर में अपनी अलमीरा सेट करते हो, यू कैन सेट योर जीन्स इन द सेपरेट प्लेसेस, योर शर्ट इन द सेपरेट प्लेसेस। ठीक है, सारी चीजें एक सिस्टमैटिक वे में अरेंज करके रखना, उसको हम क्या बोलते हैं, उस जगह को हम लोग क्या बोलते हैं, डेटाबेस। तो डेटाबेस इज व्हाट, इट्स एन कंटेनर। सो टेक्निकल फॉर्म में अगर हम बात करें तो डेटाबेस क्या हुआ, आपका एक्सेल जिसके अंदर आप कोई डेटा स्टोर करके रख रहे हो। ठीक है, वो भी एक डेटाबेस है, उसके अंदर भी आप डेटा स्टोर करके रख रहे हो। तो डेटाबेस इज व्हाट, ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन, एक ऐसा कलेक्शन जो सिस्टमैटिकली अरेंज किया गया हो और वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में हो। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट हम उसको बोलते हैं जो कि हमारा सिस्टम के अंदर, हम कंप्यूटर के अंदर जब भी हम कोई डेटा स्टोर करते हैं उसको हम इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में स्टोर करते हैं। ठीक है, उस ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा स्टोर्ड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट, दैट इज कॉल्ड व्हाट, डेटाबेस। इसी को हम क्या बोलते हैं, डेटाबेस बोलते हैं। ठीक है, तो एक तो हो गया आपका फोल्डर और ड्राइव हो गई आपकी डेटाबेस, कि आपके बहुत सारे फोल्डर्स हैं, वो सारे आपने एक पर्टिकुलर ड्राइव में रख रखे हैं ताकि आप उन्हें बहुत आसानी से एक्सेस कर सको, मतलब उससे इंफॉर्मेशन निकाल सको और इंफॉर्मेशन स्टोर कर सको। तो ये कुछ चीजें रहती हैं जो कि आपके बहुत इंपॉर्टेंट केस फॉर्मेट पे चलती है डेटाबेस के अंदर। ओके, सो दिस इज कॉल्ड व्हाट, डेटाबेस। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है। अब काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, एसक्यूएल पढ़ रहे हैं हम कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पढ़ रहे हैं, या फिर हम डीबीएमएस पढ़ रहे हैं, डीबीएमएस इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, या फिर हम क्या बोलते हैं, जो माई एसक्यूएल है वो एसक्यूएल है कि डीबीएमएस है, क्या है, ये सारी चीजें हमें क्लियर होनी चाहिए। तो एसक्यूएल एक क्वेरी लैंग्वेज है। ठीक है, जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है ऐसे ही एसक्यूएल जो है वो क्या है, क्वेरी लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग नहीं है वो क्या है, क्वेरी लैंग्वेज है, मतलब क्वेश्चन पूछने वाली। दूसरा, आपका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, मैंने आपको कल एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करवाया था माई एसक्यूएल, वो सॉफ्टवेयर जो है उसको हम बोलते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो मतलब वो डीबीएमएस सॉफ्टवेयर है। ठीक है, SQL सर्वर जो आपके में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, पहले आप जिस पे काम कर रहे थे उसको हम बोलते हैं क्या, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। वो भी आपका डीबीएमएस सॉफ्टवेयर है। पोस्टग्रेस आप सर्च आउट करोगे ऑनलाइन, वो भी एक इसी तरीके से क्या होता है, आपका डीबीएमएस सॉफ्टवेयर होता है। आपका एसएपी है ना, आपका ओरेकल, ये सारे के सारे क्या है, डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है। ओके, ये सारी चीजें सॉफ्टवेयर होती है। अब हमारा पोर्शन आता है इसके ऊपर, डीबीएमएस क्या होता है, डीबीएमएस हमें क्या बताता है। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक सॉफ्टवेयर होता है जो आपको हेल्प करेगा किसी भी डेटा को, डेटाबेस को क्रिएट करने में, डेटाबेस को रीड करने में, डेटाबेस में अपडेट करने के लिए, या फिर डेटाबेस को डिलीट करने के लिए। तो बेसिकली कभी भी आपसे जो मैंने अभी बोले, ये हमारे बेसिक 4 ऑपरेशन होते हैं जो किसी भी डेटा के ऊपर हम अप्लाई करते हैं। इसको हम लोग क्रूड ऑपरेशन या कर्ड ऑपरेशन भी बोलते हैं। सो CURD, सी मतलब होता है क्रिएट, यू मतलब हो गया अपडेट, आर मतलब हो गया रीड, डी मतलब हो गया डिलीट। सो ये 4 ऑपरेशंस होते हैं जो किसी भी हम डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के साथ में
वर्कआउट करते हैं। ओके, तो पहले डेटाबेस था, आप डेटाबेस के अंदर डेटा स्टोर तो कर रहे थे, बट उसको मैनेज भी करना था। मैनेज यानी कि सिस्टमैटिक फॉर्मेट में अरेंज करना था, ताकि हम उसे आसानी से एक्सेस कर सके, आसानी से स्टोर कर सके। तो हमने क्या डिजाइन कर लिया, डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर डिजाइन कर लिया, जिसकी हेल्प से हम ये सारे चारों ऑपरेशन उसमें बहुत आसानी से परफॉर्म कर पा रहे हैं। ओके, यहाँ तक चीज क्लियर हुई। अब हम आगे चलते हैं। टाइप्स ऑफ डेटाबेस आर्किटेक्चर, कितने टाइप के अरेंजमेंट होते हैं डेटाबेस के। तो जैसे एक सिंपल तरीके से बात करूं, सोसाइटीज होती हैं, गुड़गांव में तो वैसे भी बहुत सोसाइटीज हैं, ठीक है। तो सोसाइटीज जब होती हैं, तो सोसाइटीज भी एक डेटाबेस हो गई, अंदर लोग रह रहे हैं, एक सिस्टमैटिक वे में रह रहे हैं, जिसको जो फ्लैट नंबर असाइन था वो उसी फ्लैट में रहता और कहीं नहीं जाता। आपको किसी को एक्सेस करना है तो आपको क्या चाहिए होगा, उसका फ्लैट नंबर चाहिए होगा। तो वो सोसाइटी भी क्या हो गई, आपकी डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर हो गया वो, एक तरीके से जो आप उसके अंदर स्टोर्ड हो, ठीक है, वो भी आपका डेटाबेस है। अब यहाँ पे क्या होता है ना, डेटाबेस में भी उसी तरीके का आर्किटेक्चर होता है। पहला होता है सिंगल टायर, दूसरा 2 टायर, 3 टायर, 3 टाइप के लेबल्स हो जाते हैं आपके पास। पहला लेवल क्या बोलता है, सिंगल टायर आर्किटेक्चर। मतलब अगर हम बहुत सिंपल वे में बात करें, सिंगल टायर आर्किटेक्चर क्या होगा, सिंगल टायर आर्किटेक्चर होता है एक ऐसा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो आपके सिस्टम में डाउनलोड होके बनता है। मतलब आप डेटाबेस कहाँ बनाओगे, आप डेटाबेस बनाओगे कहाँ, सर्वर नहीं होगा आपके पास, आपका खुद का सिस्टम होगा, आप उसके अंदर डिजाइन कर रहे होगे। ये पहले होता था, अब नहीं होता है। तो सिंगल टायर आर्किटेक्चर इस तरीके से वर्कआउट करता है। अगर मैं इसको रियल टाइम एग्जांपल के साथ में जोड़ दूं, तो आप देखोगे एक ऐसी कॉलोनी जो खुद की सिक्योरिटी खुद करती है, होती है। गुड़गांव में बहुत सारी ऐसी कॉलोनीज हैं जो खुद की सिक्योरिटी खुद करती है, कोई गेटेड नहीं है, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, सिंगल टायर आर्किटेक्चर बोलते हैं। उसमें कोई सिक्योरिटी लेवल आपको नहीं मिलता है। मतलब अब वो चीज कहाँ डिजाइन होगी, अगर डेटाबेस पे आते हैं टेक्निकल फॉर्म पे, उसमें कोई नेटवर्क कनेक्शन नहीं है, किसी टाइप का कोई पार्ट नहीं है, वो आपके खुद के सिस्टम के अंदर डिजाइन हो रहा है। उसको हम क्या बोलते हैं, सिंगल टायर आर्किटेक्चर बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा क्या, 2 टायर आर्किटेक्चर। 2 टायर आर्किटेक्चर क्या होता है कि अब आपका डेटाबेस जो है, मतलब आपने जो डेटाबेस बनाया वो कहाँ होगा, वो सर्वर पे होगा, वो क्लाइंट पे नहीं होगा। क्लाइंट क्या होगा, जैसे अगर अभी हम दोनों बात कर रहे हैं, हम लोगों के बीच में सिस्टम लगा हुआ है, तो आप अपने सिस्टम पे हो, तो वो आपके लिए क्या है, क्लाइंट है। और आप इंफॉर्मेशन कहाँ से निकाल रहे हो, मेरे थ्रू। तो मैं आपके लिए क्या हो गया, सर्वर हो गया। तो मैं रिमोट लोकेशन पे हूँ, तो मैं आपके लिए क्या हूँ, सर्वर हूँ। तो आपका एप्लीकेशन का है, आपके पास एप्लीकेशन है सपोज, ठीक है। सर अभी मीटिंग आईडी नहीं भेज रहे, मैंने आपको मीटिंग आईडी भेज दी, दैट इज योर डीबीएमएस एप्लीकेशन। आपने उस एप्लीकेशन के थ्रू नेटवर्क कनेक्ट किया और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम मतलब मेरे से डायरेक्टली कनेक्टेड हो गए। तो ये होता है आपका क्या, 2 टायर आर्किटेक्चर, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे जो क्लाइंट मशीन है उस पे आप हो, या आप हो गए डेटाबेस यूजर, आप हो गए, और उस पे आपका मीटिंग लिंक है, आपने खुद जो जनरेट किया है, और यहाँ से आपने उसी मीटिंग लिंक से मुझे कनेक्ट कर लिया। मतलब डीबीएमएस एप्लीकेशन कहाँ पर है सर, क्लाइंट साइड पे, और सर्वर पे कोई है डीबीएमएस एप्लीकेशन नहीं, आप डायरेक्टली उसको एक्सेस कर सकते हो। इसको बोलते किसके थ्रू, नेटवर्क कनेक्शन के थ्रू। ये जो आर्किटेक्चर होता है ना, इसको हम बोलते हैं क्या, 2 टायर आर्किटेक्चर। बेसिक लेवल पर जानकारी रखनी है आपको, इतना डीप टाइप फॉर्मेट में नहीं ले जा रहा हूं मैं इसमें, क्योंकि इसकी जरूरत इतनी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। बस आप काम कर रहे होगे जब रियल टाइम पर, तब आपको ये सब चीजें थोड़ा सा हेल्प आउट कर देती है कि कहाँ फंस रहे हैं, ठीक है। लेकिन अभी जो आपको जितने भी डेटाबेस मिलेंगे ना, वो 3 टायर आर्किटेक्चर के मिलेंगे। 3 टायर आर्किटेक्चर यानी कि जैसे कि ये हो गया आपका क्लाइंट मशीन, और ये हो गई सर्वर मशीन। दोनों में एक चीज आपको दिख रही होगी, यहाँ पे भी डीबीएमएस एप्लीकेशन है और यहाँ पर भी डीबीएमएस एप्लीकेशन है। तो दोनों साइड आपकी डीबीएमएस एप्लीकेशन अवेलेबल है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, 3 टायर आर्किटेक्चर बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता,
यहाँ से कनेक्शन इधर जाएगा, इधर से आने के बाद सर्वर डीबीएमएस एप्लीकेशन पे इंटरेक्ट करेगा, देन उसके बाद आपका डेटाबेस एक्सेस में आएगा। तो मतलब आप डायरेक्ट एक्सेस में अपने किसी भी डेटाबेस को डायरेक्ट एक्सेस में नहीं ले सकते। इसमें सिक्योरिटी लेवल बहुत ज्यादा हाई होता है एज कम्पेयर टू 2 टायर एंड 1 टायर। तो आपका जो अभी आपका इंटरेक्शन चलेगा इंडस्ट्री के अंदर वो 3 टायर आर्किटेक्चर पे चलता है हमेशा। ठीक है, तो ये एक आर्किटेक्चर फॉर्मेट मैंने बताया कि कहाँ चीजें फंस सकती है, कहाँ नहीं फंस सकती। एक एप्लीकेशन आपके एंड पे भी होगी और एक एप्लीकेशन सर्वर एंड पे भी। तो इस तरीके से हमारा बेसिकली वर्कआउट चलता है। ओके, अब हम आते हैं आगे। इस वाले पोर्शन पे अगर हम बात करें कि ये वाला पोर्शन कितना इंपॉर्टेंट है, ये सिर्फ नॉलेज के पर्पज पे मैंने ऐड ऑन किया है, ताकि कई बार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, कई बार ऐसी सिचुएशन आते हैं कि आप फंस सकते हो। तो यहाँ से आप है ना उसका एक आइडिया लगा सकते हो कि आप कहाँ से उसको एक्सट्रैक्ट करोगे। ठीक है, अब हम आते हैं एसक्यूएल क्या है। तो उस डेटाबेस के अंदर जो क्वेरी लैंग्वेज इंटरैक्ट करती है, जैसे अगर हम बात कर रहे हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, अगर आपको जैसे कोई डेटा एनालिसिस परफॉर्म करना है तो आपके दिमाग में एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आ जाती है। वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी हो गई? पाइथन या आर। कि भाई आपको डेटा एनालिसिस करना है या डेटा साइंस का कोई मॉडल बनाना है तो आप क्या यूज कर लो, पाइथन या आर। वैसे ही जब भी आपको डेटाबेस इंटरैक्शन रखना है तो आपका एक क्वेरी लैंग्वेज इंपॉर्टेंट होता है, वो कौन सा? एसक्यूएल। और एसक्यूएल होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का बेस लैंग्वेज। ये आपका स्ट्रॉन्ग हो गया, अलग ही चीज होती है ये, बिल्कुल ही। इसके अकेले बेस पे ना आपको मार्केट अवेलेबल मिल जाएगा सिर्फ सिक्वल के बेसिस पे। ठीक है, इसका भी एक अलग क्वेश्चन हो जाता है। जैसे पोजीशन भी मैं बता देता हूँ, डेटा इंजीनियर जैसी पोजीशन भी ओपन हो जाती है इसी की तरफ पे अकेले। Okay, so now SQL is what? SQL stands for Structured Query Language. इसको हम sequential query language भी बोलते हैं। कई कई बुक्स में आपको मिलेगा sequential query language के नाम से, कुछ बुक्स के अंदर मिलेगा structured query language के नाम से। तो बेसिक स्टैंडर्ड जो है ना, Oracle is the मदर ऑफ SQL। मतलब एक सिंपल सी बात बोलूं कि Oracle जो है उसने डेटाबेस बनाया था, तो वो इसको स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज बोलता है। इसलिए मैंने इसको क्या लिख रखा है? स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज बोल रख रखा है। तो आपको इंटरव्यू में वो कुछ भी पूछ सकता है। वो आपको बोल सकता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज के बारे में जानते हो, या सिक्वेंशियल क्वेरी लैंग्वेज के बारे में जानते हो, या फिर वो शॉर्ट नेम भी यूज कर सकते हैं, एसक्यूएल भी बोल सकते हैं और सीक्वल भी बोल सकते हैं। ठीक है, सीक्वल, एसक्यूएल, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज और सिक्वेंशियल क्वेरी लैंग्वेज, ये 4-5 नेम है जो आपको मार्केट में बहुत स्मूथ फॉर्मेट पे चलते हुए मिलेंगे। तो इनको आपको दिमाग में बैठा के रखना है कि आप इंटरव्यू में कंफ्यूज ना हो। ठीक है, ये एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज है जो कि किसी भी डेटाबेस की एक लौती स्टैंडर्ड लैंग्वेज है। ऐसा नहीं कि बहुत सारी लैंग्वेजेस हो मार्केट के अंदर, सीक्वल एक लौती लैंग्वेज है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसा हिसाब किताब नहीं है इनका, ये अलग अलग लैंग्वेजेस हैं। आपके पास सीक्वल है, सीक्वल में ही बहुत सारे अलग अलग से डिफरेंट फॉर्मेट आपको मिल जाते हैं, नो एसक्यूएल वगैरह। लेकिन आपका जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है वो क्या है? सीक्वल है। ठीक है, तो इसी के बेसिस पे आपको जब डेटा के अंदर वो 4 ऑपरेशन जो मैं आपको स्टार्टिंग में बता रहा था, क्रिएट, अपडेट, डिलीट एंड रीड, ये जो ऑपरेशन आपको परफॉर्म करने हैं, वो 4 ऑपरेशन किसके थ्रू परफॉर्म होंगे? एसक्यूएल के थ्रू परफॉर्म। ओके, अब हम आगे चलते हैं। तो सीक्वल को बेसिकली 4 लेवल में डिजाइन किया गया था, डीडीएल, डीएमएल, डीसीएल, टीसीएल। ठीक है, डीडीएल, डीएमएल, टीसीएल और टीसीएल। डीसीएल और टीसीएल बोला मैंने लास्ट में। ठीक है, बट मैंने क्या करा, जो हमें अगर हम बात करें डेटा एनालिसिस फॉर्मेट पर जिसकी हमें जरूरत होती है, एक तो हमें डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज की जरूरत होती है, दूसरा डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज की जरूरत होती है। डीसीएल की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी जितनी ज्यादा जरूरत आपको डेटा क्वेरी के फॉर्मेट पर पड़ेगी। मैंने इसको थोड़ा सा अलग कर लिया। अलग इसलिए किया क्योंकि ये मेजर पार्ट होता है आपका क्वेरी सेक्शन का। इसको सेपरेटली, मतलब हमारा जो सबसे ज्यादा काम चलेगा वो इसी पे चलेगा। आपको ये बहुत अच्छे से आना चाहिए। कौन सा? डेटा क्वेरी लैंग्वेज वाला। आपको डीएमएल में प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत नहीं है। डीडीएल में प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत नहीं है। आप ऐसा डेटा एनालिस्ट इन दोनों चीजों से कम इंटरेक्ट करते हो, तो इनमें प्रॉब्लम होना नॉर्मल सी बात है, कोई इतना हैक्टिक फॉर्मेट नहीं होता।
हाँ, जब इंटरव्यू देने जाओगे उसका मेन कंसर्न पॉइंट यहाँ पे रहेगा कि आपको ये वाला सेक्शन बहुत अच्छे से आना चाहिए। तो ये एक छोटा सा पार्ट था, इसका मैं पीडीएफ आपको शेयर कर दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप पे, तो आप उसके अंदर चीजों को देख लेना, ठीक है। पीडीएफ में आपको शेयर कर देता हूँ, वहां से आप इन सब चीजों को देख सकते हो। तो व्हाट्सएप पे आपको आ जाएगा अभी। अब हम आते हैं अपने टूल पे, टूल पे कैसे काम करेंगे, और हम लोग आज डीडीएल का कुछ बेसिक पार्ट जो है वो मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। आप ऑलरेडी जानते हो डेटाबेस क्रिएट करना, ये सारी चीजें आपको टूल के साथ साथ अलग से भी पोर्शन आपको बताता हुआ चलूंगा। तो जैसे अगर मेरे पास टूल आ गया, ठीक है, ये मैंने टूल ओपन कर लिया, वर्क बेंच। अब आपके में एक ही कनेक्शन आ रहा होगा अभी, ठीक है, आप एक बार चेक कर लो। आपके में एक सिंगल कनेक्शन आ रहा होगा, माई स्क्वेल करके कुछ लिखा होगा उस पर, लोकल इंस्टेंस माई स्क्वेल 80 ऐसे समथिंग लिखा हुआ आता है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, जैसे मुझे अब आपका बैच है, मेरे पास अलग अलग बैचेस चल रहे थे, अलग से काम भी चल रहा था, बैचेस अलग से चल रहे थे, तो आप मेरे पास कनेक्शन अलग अलग देख रहे हो। तो मैं आपके उस पर एक कनेक्शन बना रहा हूँ आप ही के लिए। तो वो कनेक्शन कहाँ से बनता है, तो ये होती है हमारी वेलकम स्क्रीन, जो कि आपको दिख रहा होगा, आपके उसमें वेलकम भी दिख रहा होगा, मेरे में दिख रहा, मैंने हटा दिया, ठीक है। सो हम क्या करते हैं, ये जो लिखा है माय कनेक्शन, मैं माय कनेक्शन पर क्लिक करता हूँ, तो प्लस जो है ना उस पर क्लिक किया मैंने, तो मेरे को एक पॉपअप आएगा, मैं इसको जूम नहीं कर पाऊंगा, यहीं पे आपको इसको इस तरीके से देखना पड़ेगा, ठीक है। सो पॉपअप आया, मैंने कनेक्शन का नाम रखा, कनेक्शन का नाम रखा पालिन 1030, ठीक है। मैंने इस बैच का नाम रख दिया 1030, तो मैंने गलत तरीके से लिख दिया था, उसको कॉलन लगा दिया, तो कॉलन नहीं लगाना होता, ठीक है। अब मेरा यूजर नेम तो रूट ही रहेगा, यूजर नेम में कोई चेंजेस नहीं कर रहा, बाकी मुझे कुछ नहीं करना, बस इतना सी लिखना और कुछ नहीं करना, सारा पोर्ट नंबर वगैरह सब आपका होस्ट नेम वगैरह सब सेम ही रहेगा। अभी हम लोकल उस पर तो हम चेंज नहीं कर सकते, अगर हम एक्चुअल सर्वर पे होते तब हम थोड़े से मॉडिफिकेशन दे सकते थे, अभी इसमें हम लोग मॉडिफिकेशन नहीं दे सकते। तो अब मेरे को क्या करना है, नाम लिखने के बाद कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्कआउट नहीं करना है, टेक्स्ट लिखना है, टेक्स्ट कनेक्शन पे करना है, और टेक्स्ट कनेक्शन पर जो आपने पासवर्ड लिखा था, क्योंकि सर्विस तो एक ही है मेरे पास, आपने जो पासवर्ड लिखा था वो पासवर्ड आपको डाल देना। जैसे मेरा भी पासवर्ड रूट है, तो मैंने डाला और मैंने ओके किया, तो यहाँ पे लिखा हुआ गया सक्सेसफुल मेड द माईस्क्वेल कनेक्शन, मतलब मेरा कनेक्शन टेस्ट हो गया कि मेरा कनेक्शन सही है, अब मैं आगे प्रोसेस कर सकता हूँ। ओके किया, ओके करने के बाद फिर यहाँ से ओके कर दो, तो देखो ये कनेक्शन आ गया मेरे पास, ठीक है। प्रोसेस समझ में आया, कोई डाउट? समझ आशीष? हाँ सर, आगे समझ आ गया, ठीक है। आगे सर प्रोसेस करके देख लेना एक बार, कहीं दिक्कत है तो मेरे को बता देना, इसमें कोई ऐसा एक्टिव फॉर्मेट नहीं है, ठीक है। बाकी आपको कनेक्शन इसको देखना है, सर्विस वगैरह एडिट करनी है, तो यू कैन यूज दी सर्वर कनेक्शन, यहाँ से आप सर्वर कनेक्शन चेक कर सकते हो, किसी का भी आप इस पे जाके भी चेक कर सकते हो, ठीक है। और दूसरा इसके यहाँ से भी एडिट कनेक्शन कर सकते हो, ओके। तो ये होते हैं तरीके कि आप कैसे इसको ओपन करोगे। अब मैं इसको लॉग इन करता हूँ, मैंने अपना सर्वर लॉग इन किया, पालन वाला, पालन 1030 वाला। तो बेसिकली क्या होता है ना, अलग से नहीं देगा, क्योंकि मेरा यूजर नेम मैंने एक पकड़ के चलो, तो जो फाइल्स मैं इसमें बनाऊंगा, मतलब जो मेरी स्क्रिप्ट होंगी वो सेपरेटली मेंटेन होंगी, इसलिए मैंने बनाया, ठीक है। हर कनेक्शन की स्क्रिप्ट अलग अलग मेंटेन होती है। अब मैं वापस आता हूँ, मैं एक आपको एनालिटिक्स वाला ओपन कर देता हूँ। मैंने एनालिटिक्स वाला ओपन किया, तो देखो ये मेरे पास नया टैब आया है, तो ये मेरी स्क्रिप्ट अलग थी, सारी की सारी स्क्रिप्ट अलग है, ओके। और ये कनेक्शन मेरे पास अलग था, कौन सा, अगर हम देखें तो पालन 1030, तो ये हमारा स्क्रिप्ट अलग से है। तो यहाँ पे जो भी चीजें आप बनाओगे वो सेपरेटली आपकी मेंटेन होंगी, अलग उसमें मिक्सअप नहीं होगा प्रीवियस वाले में, ओके। कल हमने एक बेसिक इंफॉर्मेशन देख लिया था, हमारे आपने जब टूल स्टार्ट किया था, इट्स लुक लाइक दिस। तो आपके पास इस तरीके से एक सेक्शन लेफ्ट में आ रहा था, एक सेक्शन राइट में आ रहा था, एक मिड सेक्शन था क्वेरी सेक्शन, एंड बॉटम में एक्शन आउटपुट था। तो हमने क्या किया था, यहाँ से लेआउट मेंटेन कर लेंगे, इसको हम हटा दें। तो दिस इज योर क्वेरी सेक्शन, जहां पर आप क्वेरी लिखते हो, और ये होता है आपका स्कीमास। स्कीमास स्ट्रक्चर्ड होता है,
स्कीमास क्या होता है? स्कीमास स्ट्रक्चर होता है। स्क्रीन शेयर है ना मेरी? यस सर। ओके। तो स्कीमा क्या होता है? ये डेटाबेस का स्ट्रक्चर्ड होता है, ठीक है। तो एक तरीके से जो डेटाबेस को बनाने में हेल्प आउट करता है, मतलब जो उसका हायरार्की होता है, वो उसको हम क्या बोलते हैं? स्कीमास बोलते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे डेटाबेसेस दिखाई दे रहे हैं, तो बेसिकली कितने डेटाबेस दिख रहे हैं आपको? 1 2 3 4 5 5 डेटाबेस आपको शो कर रहे हैं। तो बेसिकली मेरे पास 5 डेटाबेस नहीं है, बहुत सारे डेटाबेसेस अवेलेबल है। तो अभी मैं किसी भी डेटाबेस को यहाँ से आइडेंटिफाई करने की जगह, और मैं क्या करता हूँ, मेरे पास कुछ कमांड्स है। हम लोग कमांड बेस पे पहले वर्किंग करेंगे। कुछ चीजें मैं आपको बताऊंगा जो टूल्स हो सकते हैं, बट आपको मोस्टली कॉन्सेंट्रेट करना है एसक्यूएल कमांड्स पे। तो जब आपको डेटाबेस देखना है, मुझे नहीं पता मेरे पास कौन कौन से डेटाबेसेस हैं, तो मेरे को डेटाबेस देखने है, तो बहुत सिंपल सी कमांड है, उसमें आपको लिखना है शो डेटाबेसेस एंड सेमीकोलन लगा। कई बार होता है, कई बार क्वेश्चन बोला जाता है कि भाई आप सेमीकोलन नहीं भी लगाओगे तो भी चलेगा। बिल्कुल चलेगा, कोई डाउट नहीं है। 110% ये क्वेरी आपकी रन करेगी। बट प्रॉब्लम क्या होता है, आपने नेक्स्ट क्वेरी यहाँ पे अगर लिख दिया, ये मर्ज हो जाएंगी दोनों क्वेरीज। तो सेमीकोलन का बेसिकली काम क्या होता है? एज अ प्रोग्रामर मैं सजेस्ट करूंगा कि आप हर बार सेमीकोलन लगाओ हर क्वेरी के एंड होने पर। क्यों लगाना है? रीजन सिर्फ इतना सा है कि जब आप सेमीकोलन लगाते हो तो उसका मतलब होता है टर्मिनेशन। किसी भी कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, हर कोई भी लैंग्वेज के अंदर सेमीकोलन का मतलब सेम होता है, उसको बोलते हैं हम टर्मिनेशन। इवन हम पाइथन में भी यूटिलाइज करते हैं। तो शो डेटाबेसेस कमांड क्या करते हैं कि आपके पास जितने डेटाबेस होंगे उन सबको डिस्प्ले कर देगी। तो इस क्वेरी को चलाने के दो तरीके हैं। पहले तो आप कंट्रोल एंटर मार सकते हो, कर्सर जहां ब्लिंक कर रहा है सिर्फ वही क्वेरी चलेगी अगर आपने कंट्रोल एंटर मारा, ये हमारा शॉर्टकट होता है। दूसरा, ये इलेक्ट्रिक साइन देख रहे हो जिस पर कर्सर दिखाई दे रहा है, आप इसको प्रेस कर सकते हो। ये भी सिर्फ और सिर्फ वही क्वेरी चलाएगा जिधर आपका कर्सर ब्लिंक कर रहा है। और आपको लगता है कि पूरी स्क्रिप्ट की क्वेरी सारी एक साथ चल जाए तो आप इसको भी चला सकते हो। तो ये क्या करेगा, सारी की सारी स्क्रिप्ट के अंदर लिखी हुई सारी की सारी क्वेरीज रन कर देगा। और दूसरा, अगर आप चाहते हो कि मेरे इंडिविजुअल क्वेरी रन हो, तो आपको पहले सिलेक्ट करना है और फिर इसको एग्जीक्यूट करना है। ये मोस्टली आपको है ना, हर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर ऐसी चीजें आपको मिल जाएगी। तो पहले हम शो डेटाबेस कमांड को रन करते हैं। कंट्रोल एंटर दबाया मैंने, तो आप देखोगे नीचे मेरे पास डेटाबेस कौन से आ रहे हैं। मेरे सिस्टम में जो माइस्क्यूएल से बने हुए डेटाबेसेस हैं वो सारे आ रहे हैं। 4 तो आ ही रहा है, यहाँ पे तो आपको कितने दिखाई दे रहे हैं? 5 दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पे मेरे पास बहुत सारे हैं, जिसमें से परफॉर्मेंस स्कीमा से हमें कोई लेना देना नहीं है। माइस्क्यूएल और इंफॉर्मेशन स्कीमा, ये इसके इंटरनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, ठीक है। तो मेरे डेटाबेस कौन कौन से हैं? HR, मूवी, शकीला, सिस, वर्ल्ड, ठीक है। असाइनमेंट में आपको दूंगा किसी और चीज पे, मूवी वाले पे मैं असाइनमेंट दूंगा। अब मैंने यहाँ पे लिखा शो डेटाबेसेस। अब शो डेटाबेसेस लिखने के बाद अब मुझे किसी पर्टिकुलर डेटाबेस को एक्सेस करना है, किसी भी पर्टिकुलर डेटाबेस। एक तरीका क्या होता है कि आप डबल क्लिक कर दो, हो गया एक्सेस। देखो बोल्ड हो गया, तो मतलब ये एक्सेस हो गया। इस डेटाबेस में क्या है? सिटी वाली टेबल है। अब मेरे को HR वाला डेटाबेस एक्सेस करना है, तो उस पर मैं डबल क्लिक कर दूंगा, तो ये मेरा HR वाला एक्टिवेट हो गया और वर्ल्ड वाला डेटाबेस एक्टिवेट नहीं है। तो रीजन क्या है एक्टिवेट करने के पीछे? अगर आप डेटा फैच करते हो, तो सपोज मैंने यहाँ पे एक क्वेरी लिखी सिटी नाम की, ठीक है, कल मैंने लिखवाया था, वही क्वेरी लिखी, मैंने रन किया, एरर कोड आ गया। तो एक्शन आउटपुट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखो लिखा है एरर कोड, टेबल HR.city डज नॉट एग्जिस्ट। मतलब वो ये बोल रहा है कि जो डेटाबेस आपने एक्टिवेट कर रखा है उसके अंदर सिटी नाम की टेबल नहीं है, ये प्रॉब्लम जनरेट हो। तो मेरे को एक तो तरीका आ गया कि डबल क्लिक करके करूँ। अब सपोज मेरे को SQL सर्वर में किसी ने छोड़ दिया, मुझे नहीं पता वहां कैसे डबल क्लिक, वहां डबल क्लिक का कॉन्सेप्ट नहीं है, तो फिर मैं क्या करूंगा? तो आपको क्वेरी ध्यान रखनी है, आपको लिखना है यूज जो डेटाबेस आपको एक्टिवेट करना है उसका नाम एंड सेमीकोलन और एंटर कर, एक्टिवेट हो। सिर्फ यूज कमांड से आपका काम चल जाएगा, ठीक है। अब देखो टेबल भी उसने एक्सट्रैक्ट करके दे दी। सपोज मेरे को टेबल भी नहीं पता, तब मैं क्या करूं? तो मेरे पास टेबल को भी चेक करना है, तो पहले डेटाबेस एक्टिवेट सेलेक्ट करना पड़ेगा। अगर डेटाबेस सिलेक्टेड नहीं है
तब तक आपका जो क्वेरी है वो नहीं आएगा, मतलब तब तक आपकी टेबल शो नहीं करेंगी, क्योंकि वही होता है ना, आपको एक्सेल में शीट देखनी है तो आपको वर्कबुक ओपन करना पड़ेगा, जब तक वर्कबुक ओपन नहीं करोगे तब तक शीट नहीं देखेंगी। तो वैसे ही इसमें जब तक डेटाबेस ओपन नहीं करोगे तब तक आपको टेबल नहीं दिखेंगी। आपको टेबल देखनी है तो पहला तरीका यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर लो, वरना आप टेबल्स लिख दो, ठीक है, शो टेबल्स। तो ये हमारे पास टेबल आ गई। तो लेट मी चेक, एक और चीज मेरे को यहाँ पे दिखाई दी थी, टेबल स्टेटस। तो मैंने सेमीकोलन करा, मैंने रन किया, तो ये मेरे पास टेबल स्टेटस आ गया। तो टेबल स्टेटस और टेबल्स में दोनों में डिफरेंस क्या होता है? ये आपका होता है एक्सट्रैक्ट फॉर्मेट, जो आपको हर एक फॉर्म बताता है उसके, ठीक है। तो इतना डीप में जाने की जरूरत पड़ेगी नहीं आपको। आपको किस चीज से मतलब रहेगा? टेबल्स पे। आप कंट्रोल एंटर करो तो ये आपकी टेबल्स आ गई। तो ये होते हैं बेसिक फॉर्मेट कि आप किस तरीके से टेबल को देख सकते हो। अब आपको कोई टेबल से डेटा निकालना हो तो ये क्वेरी मैं बता दे रहा हूँ, बट ये क्वेरी हम इसके बारे में और डिटेल फॉर्मेट में आगे देखेंगे। तो सिलेक्ट क्वेरी होती है, तो सिलेक्ट उसका हो गया कीवर्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सबसे पहले सिलेक्ट रखना है, फिर आपको अगर सारा डेटा देखना है तो आपको एस्टेरिस्क लगाना है। अभी तो आपको एस्टेरिस्क ही लगाना है हर क्वेरी के अंदर। तो एस्टेरिस्क का मतलब होता है ऑल, इसको हम कंप्यूटर लैंग्वेज में एस्टेरिस्क बोलते हैं, और जनरल देसी भाषा में हम स्टार भी बोल देते हैं कि भाई स्टार लगा दो या मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा दो, ठीक है। बट इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है? यहाँ पर ये बोलता है कि सारा डेटा एक्सट्रैक्ट करना है आपको, सारा डेटा निकालना है उस टेबल में से। फिर हमने सिंपली बोला फ्रॉम सिटी। हमने बोला सिंपली, देखो हिंदी वाला सिस्टम है, आपको क्वेश्चन पूछना आता है तो आपका डेटाबेस आंसर देगा। आपको क्वेश्चन पूछना नहीं आ रहा है तो आपको डेटाबेस आंसर नहीं देगा। यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा है, यहाँ सोल्यूशन नहीं बनाने, यहाँ क्वेश्चंस बनाने, ठीक है। यहाँ सोल्यूशन का काम नहीं है, सोल्यूशन तो वो करके देगा, आपको क्वेरीज बनानी है, क्वेश्चंस पूछने हैं उससे। तो हमने बहुत सिंपली बोला कि आप सारा डेटा दिखाओ। कौन सी वाली टेबल में थे? सिटी वाली टेबल में से। मैं इसको एक्सट्रैक्ट करता हूँ तो देखो सारा डेटा एक्सट्रैक्ट होके आ जाएगा, ठीक है। तो लेकिन है ना, ऐसे स्क्रॉल डाउन करके देखने की जरूरत नहीं है, आप नीचे जाओ, हर उसमें एक्शन आउटपुट होता है, यहाँ से आपको पता चल जाएगा। ये 4000 रो निकाली है, इतना टाइम पीरियड निकला है, और 7वें नंबर पे क्वेरी चलाइए और कितने बजे क्वेरी रन करिए। तो ये आपको डिटेल्स इसके अंदर मिल जाती है। यहाँ तक चीज क्लियर हुई? अब ये हमारी चीजें क्या थी कि कैसे हम डेटा को देखेंगे। अगर हमारे पास डेटाबेस का कोई स्ट्रक्चर नहीं है तो हम क्वेरी से कैसे चला सकते हैं। अब टेबल के अंदर अगर हमें कोई चीज इंसर्ट करनी है तो टेबल का डिस्क्रिप्शन भी चाहिए होगा। तो हमारे पास एक ऑप्शन होता है DESC। DESC स्टैंड्स फॉर व्हाट? डिस्क्राइब और डिस्क्रिप्शन, आप कुछ भी बोल सकते हो। हम शॉर्ट फॉर्म में DESC लिखते हैं और इसके आगे लिख देंगे टेबल का नेम, ठीक है। रन किया, टेबल का डिस्क्रिप्शन आ गया यहाँ पर, लेकिन एक और वर्ड आ रहा था वहीं पर, कौन सा? डिस्क्राइब। इसको भी चला के देख लेते हैं। तो ये बहुत कॉमन सी चीज है एसक्यूएल में। एक चीज बहुत केयरफुली ध्यान रखना, DESC एक ही चीज मल्टीपल प्लेसेस पे अलग अलग तरीके से यूज हो जाती है, सिनेरियो चेंज हो जाता है। तो आपको अलग अलग जगह मैं आपको याद दिलाता रहूंगा कि हमने वहां पर इसलिए यूज किया था, यहाँ पे देखो हम किस लिए यूज कर रहे हैं। डिस्क्राइब को भी रन कर देता हूँ। डिस्क्राइब से भी आपका वही डेटा आएगा जो DESC से आएगा। तो बेसिकली हम लोग जो मार्केट में यूज करते हैं वो ये वाली कमांड सबसे ज्यादा यूटिलाइजेशन पे आती है जब हमें कोई डेटा डिस्क्राइब करके देखना होता है। ओके, क्लियर हुआ? तो आप डिस्क्राइब सिटी भी यूज कर सकते हो और DESC भी यूज कर सकते हो। ये बेसिक लेवल है जो आपको क्लियर होना चाहिए। अब हम आते हैं DDL में। DDL एक्चुअली होता क्या है? DDL स्टैंड्स फॉर व्हाट? डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज क्या बोलता है? डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज बात करता है डेटाबेस के स्ट्रक्चर की। हम डेटा इंसर्शन की बात नहीं करेंगे, उसके अंदर क्या डाला है उसकी बात नहीं करेंगे, हम टेबल बनाने की बात कर रहे हैं, टेबल पे कंस्ट्रेंट लगाने की बात करेंगे, टेबल को ऑल्टर करने की बात करेंगे, हम डेटाबेस को चेंज करने की या डेटाबेस में मॉडिफिकेशन की बात करेंगे। हम डेटा पे बात नहीं करेंगे इसके अंदर। तो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज क्या होता है कि किसी भी चीज का स्ट्रक्चर डिजाइन करना, दैट इज कॉल्ड व्हाट? डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज।
मतलब आपका घर बनना है तो हमने स्ट्रक्चर तैयार करके दिया है, घर के अंदर इंटीरियर करने की बात नहीं कर रहे हम, ठीक है। तो वो क्या हो गया हमारा, DDL हो गया उस लैंग्वेज में। तो यहाँ पर हमारा क्या है, ये डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। इसके अंदर बेसिक कमांड्स रहती है जो आपको ध्यान रखना है। ऑन अ बेस लेवल, 0 लेवल क्वेश्चंस में वो आपसे पूछेगा DDL में कमांड कौन कौन सी आती है। तो आपको सिर्फ बोलना है क्रिएट, ऑल्टर, ये और ड्रॉप। ये 3 कमांड है जो बेसिकली इसके अंदर फ्लो होती है, बट इनके अंदर बहुत सारी चीजें रहती है जो हम हैंडल कर सकते हैं। तो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज में सबसे पहले कमांड आता है डेटाबेस क्रिएशन का। इसका डेटाबेस क्रिएशन, डेटाबेस क्रिएशन कैसे होता है? तो बहुत सिंपल सी चीज है, क्या क्रिएट करना है, डेटाबेस। तो हमने बोला क्रिएट करो क्या, डेटाबेस। तो डेटाबेसेस नहीं आएगा, डेटाबेस आएगा, क्योंकि एक बार में एक ही डेटाबेस क्रिएट हो सकता है। तो मैंने यहाँ पे कोई भी डेटाबेस क्रिएट कर दिया, मैंने स्टूडेंट का डेटाबेस क्रिएट कर दिया, स्टूडेंट नाम का। तो आप बस डेटाबेस का नाम बोल लो जो कि कोई कीवर्ड ना हो। तो अगर कोई कीवर्ड होगा तो हर सॉफ्टवेयर के अंदर उसके अंदर क्या होगा, वो कलर फॉर्मेट्स में आ जाता है। जैसे इसका कलर चेंज हो रहा है ना, कीवर्ड है ये, तो सेम कीवर्ड नेम नहीं होना चाहिए। दूसरा, अगर आपको 2 वर्ड लिखने हैं, स्टूडेंट डिटेल्स, तो डिटेल्स को मैं ऐसे नहीं लिख सकता स्पेस मार के, ये भी गलत तरीका है। तो लिख कैसे सकते हैं, अगर आपको लिखना है, इसके 2-3 स्टैंडर्ड है, मैं आपको सिंपल स्टैंडर्ड्स बता देता हूँ। पहला, अगर आपको 2 वर्ड में डेटाबेस का नेम देना है तो आप अंडरस्कोर लगाओ, पहला तरीका ये। दिस वन इज आल्सो अ करेक्ट वे। सेकंड करेक्ट वे क्या है, अगर आपको स्पेस नहीं देना तो कैपिटल D लगाओ, ठीक है। इसको हम कैमल केस भी बोलते हैं, ठीक है। तो पहले वर्ड का पूरा स्टार्टिंग तो स्मॉल लेटर से ही करते हैं हम हमेशा, ये इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है। ये ऐसा नहीं है कि आप चेंज कर सकते हो, आप मार्केट में जाओगे वो भी यही बोलेगा कि इस तरीके से काम करना है, इसके अलावा आप कुछ और फॉलो नहीं कर सकते। हालांकि करने को तो जो मर्जी हो वो करो, लेकिन इसके अलावा कोई फॉलो नहीं करोगे, आप इससे सेम पेज पे रहते हो मार्केट के अंदर। तो आपने यहाँ पे लिखा स्टूडेंट, जो कि हमने स्मॉल लेटर में लिखा, लेकिन सेकेंड वर्ड स्टार्ट होते समय हमने उसका पहला लेटर क्या कर दिया, D। तो ये साइकोलॉजिकल फॉर्मेट भी होता है कि आपको अगर मैंने इस तरीके से पूरा सेंटेंस लिख के दे दिया ना, तो अभी आप सही रीड करके चले जाओगे। ये हमारा माइंड सेटअप होता है पहले से। और दूसरा, अगर आपको सेपरेशन फिर भी दिखाना है तो आप अंडरस्कोर का यूज कर सकते हो और कुछ यूज नहीं करोगे, ठीक है। और किसी भी डेटाबेस का नेम जो है वो नंबर से स्टार्ट नहीं करना है। नंबर से स्टार्ट करने के पीछे रीजन ये हो जाता है, नंबर से स्टार्ट करोगे तो प्रॉब्लम फंस जाती है कि भाई वो डेटाबेस जो है वो कहीं ना कहीं मैचअप कर सकता है, क्योंकि काफी सारे सिस्टम के जो डेटाबेस होते हैं वो हम लोग, वो जो डिजाइन होते हैं वो नंबर से डिजाइन होते हैं, इसलिए नंबर से स्टार्ट नहीं करो। तो आपको एक इंडिविजुअल फॉर्मेट पर रहेगा। लास्ट एक और इंस्ट्रक्शन रहती है इसमें कि भाई आप जब भी डेटाबेस डिजाइन कर रहे हो, अगर आप शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहे हो, लाइक फॉर एग्जांपल हम लोग कई बार क्या, हम लोग 99% केसेस में हम लोग इसी तरीके से राइट करते हैं चीजों को, stu_dt इस तरीके से लिख देते हैं। तो इसका जब आप डिस्क्रिप्शन दोगे तो ऊपर आपको कमेंट आउट करके दिखाना है, मतलब आपको ऊपर मेंशन करना होता है। ये स्टैंडर्ड बता रहा हूँ, अभी तो फॉलो करने में बहुत बोरिंग सा लगेगा कि भाई क्यों कर रहे हैं ये फॉलो, लेकिन ये स्टैंडर्ड्स होते हैं। जब आप मार्केट में जाओगे तो ये बोरिंग काम आपको करना ही पड़ेगा, आप इसको डिनाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो आपको ये सब चीजें मेंशन करनी पड़ती है। भाई stu_dt का मतलब है स्टूडेंट डिटेल्स, तो ये सब चीजें आपको मेंशन करनी है, ठीक है। दीज आर द स्टैंडर्ड जो आपको फॉलो अप में रखने हैं। तो हमने यहाँ पे इसको क्रिएट किया, क्रिएट करने के बाद आपको डेटाबेस देखो, तो देखो स्कीमास के बगल में यहाँ पर रिवर्सेबल एरो दिया हुआ है, स्कीमास वाले नेविगेटर के जस्ट नीचे यहाँ पे रिवर्सेबल एरो दिया, आप यहाँ पे रन कर सकते हो। तो आप देखोगे, तो जब तक आप, ये सर्वर है, सर्वर को जब तक सर्वर में कुछ चीज चेंज करते हो और अगर आपने रिफ्रेश नहीं किया सर्वर, तो वो चेंजेस आपको नहीं शो करेंगे। तो देखो अब शो करने लगा, तो मेरे पास स्टूडेंट डिटेल्स आ गए। आप चाहो तो शो टेबल्स करके भी, सॉरी शो डेटाबेस करके भी आप उसको देख सकते हो। तो शो डेटाबेस में भी आपने देखा, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, स्टू डिटेल्स आ गया, ओके। अब स्टू डिटेल्स के अंदर आप देखो, यहाँ पे अलग अलग सेक्शंस अपने आप बन गए, टेबल, व्यू,
स्टोर्ड प्रोसीजर एंड फंक्शन। ये 4 सेक्शन पहले हम अलग से सेपरेट करके बनाते थे डेटाबेस के अंदर, जब बेस लेवल पे हम काम करते थे तब इतनी फैसिलिटी नहीं थी, ठीक है। आज से 10-12 साल पुरानी बात कर रहा हूँ मैं। लेकिन अगर मैं बात करूं अभी की, तो अब इतना फैसिलिटी है कि आपका ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑलरेडी आपको बना हुआ मिलता है, आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे टेबल्स, जो आपकी टेबल्स कलेक्ट करके रखेंगे। व्यूज क्या होते हैं? व्यूज इज व्हाट, जब मैं एक रिपोर्टिंग, एक इमेजिनरी फॉर्मेट उसका क्रिएट करता हूँ टेबल का, उसको हम क्या बोलते हैं? व्यू बोलते हैं। स्टोर्ड प्रोसीजर, प्रोसीजर्स बनाने में आपको बताऊंगा। प्रोसीजर्स एंड कर्सर्स, ये क्या होते हैं? जब आप किसी भी डेटाबेस के अंदर, जैसे मेरे को बार बार सिलेक्ट एस्ट्रिक्ट फ्रॉम सिटी लिखना पड़ रहा है, तो मैं क्या करूंगा, एक इसको फंक्शन की तरह बना लूंगा, एक छोटा सा पार्ट बना लूंगा। जैसे आप एक्सेल में काम करते हो ना, आप सम देते हो, उसको पूरी रेंज दे देते हो, या टेबल फॉर्मेट टेबल ऑल लिख देते हो, तो वो क्या करते हैं, पूरा का पूरा डेटा क्या कर लेता है, सम करके दे देता है। आप उसमें बढ़ाते जाओ, वो ऑटोमेटिकली बढ़ाता जाएगा। तो वैसे ही हम प्रोसीजर यहाँ पे डिजाइन कर लेते हैं, वहां पर हम उनको फंक्शंस बोलते हैं, तो यहाँ पे हम लोग प्रोसीजर्स बोलते हैं कि अलग से चलेगा। एक होता है फंक्शन। फंक्शन इज व्हाट, कि एक स्ट्रक्चर, एक तरीके से हम बोले एक टास्क हम डिफाइन कर देते हैं पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर, कि इस पर्टिकुलर नाम से ये टास्क परफॉर्म होगा और कोई टास्क परफॉर्म नहीं होगा। तो ये 4 सेक्शंस होते हैं, जिसमें से आपका हैंड्स ऑन मैं 3 चीजों पे कराऊंगा। टेबल वाले फॉर्मेट पे वहां तो आपको चलेगा व्यूज एंड स्टोर्ड प्रोसीजर। फंक्शन थोड़ा सा अपग्रेड लेवल हो जाता है PL/SQL वाला, तो उस पर आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका यहाँ तक काम चल जाएगा। ओके, तो डेटाबेस क्रिएट करना आपको आ गया। अब आपको टेबल क्रिएट करनी है, तो टेबल क्रिएट करना बहुत सिंपल है। आपको लिखना है क्या, क्रिएट टेबल, टेबल क्रिएशन, ठीक है। तो आपको लिखना है क्या, क्रिएट टेबल। फिर आपको देना है टेबल का नेम। तो अगर मैंने टेबल का नेम दिया पर्सनल डिटेल, ठीक है, तो पर्सनल डिटेल दिया, लेकिन उससे पहले मुझे देने पड़ेंगे क्या, कॉलम। कॉलम यानी कि उसके फील्ड्स के नेम, ठीक है। अब फील्ड्स के नेम कैसे असाइन करेंगे? फील्ड के नेम देने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, उसके डेटा टाइप को क्लियर आउट करना पड़ेगा कि डेटा टाइप्स कौन कौन से होते हैं। तो मैं आपको डेटा टाइप्स के फॉर्मेट भी आपको बता देता हूँ। ये बेसिकली आपको कहीं भी ऑनलाइन कैसे भी मिल जाते हैं, बहुत इजी वे में, लेकिन मैं आपको इसकी लिंक भी शेयर कर दूंगा चैट में, तो आप उसको सेव करके रख लीजिएगा। क्योंकि इसमें SQL सर्वर, और SQL सर्वर का तो नहीं है, MySQL का कर रखा है मैंने शायद। एक मिनट देना। ठीक है, तो ये MySQL के डेटा टाइप है, तो मैं इसकी लिंक आपको शेयर कर देता हूँ। चैट में आप एक बार इस लिंक को क्लिक करके ओपन करके देख लो, ओपन हो रही है। यस, क्लिक करके देखो, आशीष समित। कंफर्म। हो गए सर, हो गए सर। उसमें ना स्टार का बटन आ रहा होगा बुकमार्क करने के लिए, उसको बुकमार्क कर लेना, ठीक है। तो ये लिंक आपकी हमेशा एक्टिवेट रहेगी, अगर कुछ नया आता है तो हम ऐड ऑन कर देंगे इसी के अंदर, तो आपको वहीं के वहीं सारे डायरेक्ट अपडेट मिल जाएंगे। वो लाइव लिंक है, ठीक है, इसी डॉक्स की। तो इसके अंदर क्या है ना, सारे डेटा टाइप यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं और उनके डिस्क्रिप्शन यहाँ पे मेंशन है कि कौन कौन से डिस्क्रिप्शन हम लोग यूटिलाइज करते हैं, क्या कौन कौन से डेटाबेस डेटा टाइप्स हमारे पास अवेलेबल रहते हैं, ठीक है। सो पूरे आपके जो है वो उसके हैं, क्या बोलते हैं, MySQL के, और नीचे आपके
सर्वर के भी दे रखे डेटा डेटा टाइप्स आपको इसके अंदर अवेलेबल मिल जाएंगे। ओके, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे मतलब बेसिकली जब भी टाइम मिले तो एक बार गो थ्रू कर लेना, बट मैं आपको कुछ बेसिक डेटा टाइप के फॉर्मेट पे आपको सीधा डायरेक्टली वहां पर बताता हूँ कि कैसे कैसे हम लोग इसको यूटिलाइज करते हैं। ओके, सो यहाँ पे अगर हम देखें तो अगर हमें कोई कैरेक्टर स्टोर करना है, कैरेक्टर और टेक्स्ट दोनों में बहुत अंतर होता है। कैरेक्टर होता है सिंगल कैरेक्टर विच इज स्टोर्ड विद इन अ सिंगल कोट्स। अगर मैंने इधर सिंगल कोट के अंदर ए लिखा है तो मैं इसको कैरेक्टर बोलूंगा, और अगर सिंगल कोट के अंदर 1 लिखा है तो अभी ये मेरे लिए क्या है, कैरेक्टर है। ठीक है, और टेक्स्ट क्या होता है, डबल कोट्स के अंदर लिखा हुआ कोई, उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग या फिर टेक्स्ट बोलते हैं। तो आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि किस तरीके से हमें स्टोरेज लेना है। अब जैसे हम लोगों के पास क्या होता है, टास्क में आपको बता देता हूँ, जेंडर स्टोरेज के लिए आता है तो कहीं कहीं जेंडर स्टोरेज जो होता है मेल फीमेल प्रॉपर पूरा लिखा होता है। कभी कभी है ना एम और एफ होता है, तो हम मेल फीमेल स्टोर करना है तो हम वेर केयर के साथ में प्रोसेस कर जाते हैं या टेक्स्ट के साथ में प्रोसेस कर जाते हैं। अदरवाइज हम अगर एम और एफ लिखना है तो हम कैरेक्टर के साथ में प्रोसेस करते हैं क्योंकि एक सिंगल कैरेक्टर हमें लेना है। ठीक है, तो ये दोनों डिफरेंसेस होते हैं। और किसी भी क्वेरी की परफॉर्मेंस अगर हमें आइडेंटिफाई करनी है तो वो क्वेरी परफॉर्मेंस जो है वो आपको सेपरेटली वर्कआउट करनी पड़ेगी, सेपरेट उसके बेसिस पे आपको काम करना पड़ेगा। ठीक है, सो डेटा के बेसिस पे भी ये डिसीजन होते हैं। अब हम आते हैं टाइनी टेक्स्ट वगैरह कि भाई इसका लेंथ कम है, ये भी कैरेक्टर जैसा होता है। तो बेसिकली आपको दो चीजें याद रखनी है, कैर और वेर कैर। वेर कैर जब आपको स्ट्रिंग स्टोर करनी है, कैर जब आपको कैरेक्टर स्टोर करना है, मतलब स्टोरेज कम रखना है तो कैर यूज करना। आप वेर कैर भी यूज कर सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं आएगी। ज्यादा लंबा टेक्स्ट है, पैराग्राफ्स वगैरह स्टोर करने तो यू कैन यूज व्हाट लॉन्ग टेक्स्ट वगैरह, ये सब चीजें आप स्टोर यूज कर सकते हो। न्यूमेरिकल डेटा में डबल आपका फ्लोट फ्रैक्शनल वैल्यूज के लिए, मतलब 1.5 1.2 1.3 इस टाइप की जो वैल्यूज होती है फ्रैक्शनल उनके लिए। कि इंटीजर वैल्यू के लिए हम इंटीजर यूज करते हैं, उसमें अलग अलग फॉर्मेट्स आपको मिल जाएंगे। बूलियन के लिए बूल या बूलियन यूज करेंगे, आप दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हो। तो बेसिकली बूल फॉलो किया जाता है बूलियन की जगह। ठीक है, इंट की जगह इंटीजर भी फॉलो किया जाता है। फ्लोट आप यूज कर सकते हो। हम लोग डेसिमल भी यूज करते हैं। अगर आप साइज दे रहे हो, जैसे ये डेसिमल लिखा हुआ है तो यहाँ पे 2 सेक्शन मांगे आपसे, साइज और उसका डेसिमल पॉइंट्स, मतलब प्रेसिशंस बोलते हैं हम मैथमेटिकली वे में। प्रेसिशंस का मतलब होता है 1.5 लिखा तो 1 प्रेसिशन, क्योंकि 0.5 था। 0.52 ऐसे लिखा तो 2 प्रेसिशन, उसके कितने प्रेसिशन हो गए, 2 हो गए। तो जितने डेसिमल बढ़ेंगे तो उसको प्रेसिशन बोला जाता है। तो जैसे आप प्रेसिशन लिख रहे हो, डेसिमल यूज कर रहे हो, तो आप साइज दे रहे हो तो वो ऑटोमेटिकली उसको इंटीजर फॉर्म में कंसिडर करेगा। अगर आप डी प्रेसिशंस भी बता रहे हो तो वो उसको फ्रैक्शनल फॉर्म में कन्वर्ट करके रखेगा। तो आपको 2 अलग अलग चीजें यूटिलाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट इंटीजर यूज कर रहे हो तो सिंपल इंटीजर लिख दो, उससे भी काम चल जाता है। ठीक है, डेट एंड टाइम फॉर्मेट में क्या होता है, डेट एंड टाइम फॉर्मेट में कुछ चीजें याद रखनी है। पहला, डेट। एक्सेल में बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं डेट को स्टोर करने के, इसके अंदर आपको बहुत सारे फॉर्म्स मिलेंगे। इसका एक ही फॉर्मेट है, पहले ईयर देना है फुल कंप्लीट, आपको मंथ देना है न्यूमेरिकल फॉर्म में, और फिर आपको डे देना है न्यूमेरिकल फॉर्म में। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम डेट फॉर्मेट, कि इसी तरीके से रहेगा और सिंगल कोड के अंदर स्टोर होता है। फिर मंथ और डेट, इस तरीके से आपको स्टोरेज लेके चलना है। इसके अलावा आप कुछ और फॉर्मेट इसके अंदर यूटिलाइज नहीं कर सकते। अगर इसके अंदर कोई और फॉर्मेट यूटिलाइज कर रहे हो और आप चाह रहे हो किसी और फॉर्मेट में स्टोर हो, तो भाई आपको है ना उसको स्ट्रिंग में लेना पड़ेगा। बट कोई भी डेट फंक्शन उस पर वर्कआउट नहीं करेगा। अगर डेट फंक्शन पर वर्कआउट कर रहे हो तो आपको इसी फॉर्म में उसको स्टोरेज रखना पड़ेगा, और किसी फॉर्म में आप स्टोर नहीं रख सकते। तो अब हमारे पास एक और चीज होती है, दूसरा होता है टाइम। टाइम क्या होता है, जैसे अगर आपका टाइम है तो आपका पहले आवर, मिनट और सेकंड, ये नॉर्मल है। ठीक है, और
तीसरी एक और चीज हम लोग यूज करते हैं, टाइम स्टैम्प। टाइम स्टैम्प का मतलब क्या होता है, ये दो चीजें कलेक्ट करके देता है, आपको डेट भी कलेक्ट करके देगा और टाइम भी कलेक्ट करके देगा, उसको हम बोलते हैं टाइम स्टैम्प। उसमें हम डेट टाइम भी यूज करते हैं, बट हम जो रिकमेंड करते हैं वो टाइम स्टैम्प रिकमेंड करते हैं, क्योंकि इसका स्टोरेज कम होता है। और एक लास्ट होता है ईयर। ईयर का फॉर्मेट क्या हो गया, ईयर हो गया आपका क्या, चार चार क्या क्या बोलते हैं, 4 नंबर का ईयर होता है, तो वो चारों नंबर के ईयर आपको यहाँ पर मेंशन करने पड़ेंगे। आप है ना ऐसे नहीं लिख सकते 1999, नो, 1901 लिखा हुआ है तो 1901 तो लिख सकते हो, लेकिन 01 नहीं लिख सकते आप उसको। जैसे 2024 चल रहा है तो आपने 24 लिख दिया तो वी कैन अंडरस्टैंड या 2024 है, नहीं कर सकते आप, आपको लिखना ही पूरा पड़ेगा 2024, 2024 इसी तरीके से मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से रहता है। ये माइस्क्वेल के डेटा टाइप है जो हम लोग यूटिलाइज करते हैं। तो मैं आपको एक छोटा सा स्ट्रक्चर बना के दे रहा हूँ, एक बना रहा हूँ, फिर उसके बाद आपको एक असाइनमेंट दूंगा। असाइनमेंट के तौर पर मेरी साइड से आपको मिलेगा एक ईयर डायग्राम, मतलब एक छोटा सा डायग्राम जिसके अंदर टेबल्स बने होंगे, आपको सिर्फ टेबल्स बनानी है उसकी देख देख के। ठीक है, सब बना हुआ है, डेटा टाइप आपको डिसाइड नहीं करना, उसमें सब लिखा हुआ है, आपको बस क्रिएट डेटाबेस और क्रिएट टेबल का काम करना है। तो मैंने एक टेबल बनाई स्टूडेंट डिटेल्स, तो मेरे को चाहिए स्टूडेंट की आईडी। आईडी स्टूडेंट की जो रहती है वो इंटीजर फॉर्म में मैं स्टोर करना चाहता हूँ, तो ये देखो मेरे को हेल्प मिल गया। तो इंट हो गया बाय डिफॉल्ट 4 पे, ये 1 बाइट, 2 बाइट, 4 बाइट, 8 बाइट, ये स्टैंडर्ड 4 बाइट का। ठीक है, और फिर मेरे को चाहिए स्टूडेंट का नेम, एनएम, और नेम बड़ा भी हो सकता है, तो हम क्या लिख देंगे इसमें, वेर केयर। वेर केयर हमने दे दिया इसमें कितना, 20, हमने 20 ब्रैकेट किया और सेमीकोलन। मैं ज्यादा डेटा इंसर्ट नहीं कर रहा, इसी तरीके से आपको टेबल के अंदर डेटा इंसर्ट करना है। आप इसे एग्जीक्यूट करो, एग्जीक्यूट करने के बाद आप इसे क्या कर सकते हो, आप इसे रिफ्रेश कर लो, यहाँ पर रिफ्रेश करो, तो देखो एक गड़बड़ हो गई। क्या गड़बड़ हुई मेरे से, मेरा डेटाबेस कौन से सिलेक्टेड है, वर्ल्ड वाला, टेबल का बन गई वर्ल्ड वाले डेटाबेस में, ये प्रॉब्लम हो जाती है। अब मुझे क्या करना है, ये वाली टेबल ड्रॉप करनी है, तो ड्रॉप करने के लिए ड्रॉप दी टेबल। तो टेबल कैसे ड्रॉप करेंगे, तो हम लिखेंगे ड्रॉप टेबल, टेबल का नाम क्या है, पर्सनल अंडरस्कोर dt एंड सेमीकोलन। रन करा तो ये रन हो गया, ड्रॉप हो गई टेबल। मुझे टेबल बनानी किसमें थी, टू अंडरस्कोर dt, या तो डबल क्लिक कर दूं, या फिर बनाने से पहले मैं क्या करूंगा, यूज टू अंडरस्कोर dt लिखूंगा। पहले मैं इसको एक्सेस में लूंगा, एग्जीक्यूट करी, हो गई। अब उसके बाद मैं इसको क्रिएट कर दूंगा टेबल को। अब देखो टेबल क्रिएट हो गई। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, मेरी टेबल कहाँ बनी है, इसके अंदर। अब चाहो तो आप इस टेबल को डिस्क्राइब करके भी देख सकते हो, तो डिस्क्राइब करने के लिए TESC टू अंडरस्कोर dt, तो ये आपको एग्जीक्यूट करना है। ओ मेरा टेबल का नाम गलत लिख दिया, टेबल का नाम क्या है, पर्सनल अंडरस्कोर dt। इसे रन करेंगे, देखो ये टेबल बन गई हमारी, डेटा इंसर्ट नहीं करा मैंने, अभी अभी क्या बनाया है, सिर्फ टेबल बनाया। क्लियर हुआ, यस, कोई डाउट इतने पार्ट में, सुमित, आशीष, आगे समझ में सर। ये वॉइस नहीं आई आपकी, सर हो गया, क्लियर हो गया। सॉरी आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है मुझे। हो गया सर, क्लियर हो गया। क्लियर है ना, ठीक है। हाँ सो आपको अब, अभी तो मैं इसी पे रोक रहा हूँ, ये जो फाइल्स हैं, स्क्रिप्ट की फाइल जो है वो आपको मिलेंगी किस पे, व्हाट्सएप पे मैं डाल दूंगा। ठीक है, तो वहां से आप इसको पिकअप कर लेना। सर आपको भेज सर ने जो ग्रुप बनाया उस पे मैं डाल दूंगा, उसी पे अभी आपको है ना एक ईआर डायग्राम है छोटा सा, वो ईआर डायग्राम आपको डिजाइन करना है बस, मतलब आपको टेबल डिजाइन करनी है बेसिकली, और कुछ नहीं करना। 9 टेबल है, उसको डिजाइन अगर आपने कर लिया तो आपको ये पूरी कमांड पूरे तरीके से याद हो जाएगी।
ठीक है। ओके, दिस 10:30, ठीक है। DDL डे 1 के नाम से मैं भेजूंगा, तो आप सेपरेटली उन सबको मेंटेन करते रहे। ओके, चलो एक्सेल वाली क्लास जो है वो कल से स्टार्ट होगी आपकी, आज से नहीं होगी क्योंकि आज सर कहीं बाहर हैं इसलिए। तो वो कल से आपका सेशन स्टार्ट हो जाएगा एक्सेल का, ठीक है, 11:30 बजे जो है। उसका लिंक मैं आपको भेज दूंगा, तो आप उसी लिंक पर ज्वाइन कर लीजिएगा। कुछ नहीं है, कल से रहेगी। ओके, ठीक है गाइस, तो फिर कल मिलते हैं 10:30 पे। कल हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, और अभी थोड़ी देर में आपको व्हाट्सएप पे सारी डिटेल्स अवेलेबल हो जाएगी। ओके।